मूवी की शुरुआत एक उदासी भरे माहौल से होती है, जहां दो मासूम बहनें स्पाइडर और जैसी अपनी मां की लाश के सामने खड़ी रो रही होती हैं, जिनकी मौत पिछली रात ही ड्रग ओवरडोज से हो चुकी होती है। दोनों उदासी भरे मन से चुपचाप अपनी मां की लाश को उठाकर पास ही शेड में पड़े एक पुराने ट्रंक में छिपा देती है और जैसी रोते हुए अपनी मां से आखिरी बार अपना प्यार जाहिर करते हुए उनकी आखिरी निशानी, उनका लॉकेट निकालकर अपने पास रख लेती है। लेकिन बड़ी होने के नाते स्पाइडर के मन में अभी गम से ज्यादा डर होता है कि अगर बाहर किसी को उनकी मां की मौत का पता चल गया तो अथॉरिटीज फ्रॉस्टर सिस्टम में दोनों को अलग कर देगी, जिससे दोनों बहनें हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगी। और स्पाइडर किसी भी हालत में अपनी छोटी बहन को खोना नहीं चाहती है, इसीलिए वह तय करती है कि वे दोनों ऐसा दिखावा करेंगे जैसे उनकी मां अब भी जिंदा है। अगली सुबह दोनों बहनें सामान्य दिनों की तरह स्कूल जाने निकलती हैं, पर जैसी ने अपनी मां का लॉकेट भी पहन लिया होता है तो स्पाइडर जैसी को उनकी मां का लॉकेट उतारकर घर पर ही रखने के लिए समझाती है। फिर स्कूल पहुंचकर भी उसे अपनी मां की मौत के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए याद दिलाती है। बाद में स्पाइडर अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त एलेक्सिस को भी किसी को न बताने की शर्त पर अपनी मां की मौत के बारे में बताती है और कहती है कि वह किसी भी हालत में अपनी छोटी बहन को खोना नहीं चाहती है। तो एलेक्सिस भी उदास होकर उसकी मदद करने का दिलासा देती है, पर पहली ही शाम जैसी की एक हरकत उसे डरा देती है। जब जैसी स्कूल से अपनी दोस्त और उसकी दादी के साथ घर आ जाती है तो स्पाइडर घबराकर जैसी को डांटते हुए अगली बार से किसी को भी घर के आसपास न लाने के लिए समझाती है, क्योंकि लोग उनके घर आकर उनकी सच्चाई जान भी सकते हैं। लेकिन लोगों को उनका सच पता चल जाने के डर के अलावा उनके सामने एक और समस्या भी आने लगती है। धीरे धीरे अब उनका खाने का सामान भी खत्म होने लगता है और उनकी माँ की मंथली अलाउंस आने में भी अभी 6 दिन बाकी होते हैं। इसलिए दोनों किसी भी तरह अगले 6 दिनों तक कम कम खाने में गुजारा करने का सोचते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनकी माँ का बॉयफ्रेंड री उनकी माँ से मिलने घर पहुंच जाता है। स्पाइडर उसे टालने के लिए झूठ कहती है कि उनकी माँ 1 घंटे पहले किसी और औरत के साथ कहीं चली गई है। फिर भी री को शक होता है कि स्पाइडर शायद झूठ बोल रही है, पर अभी के लिए वह उनकी माँ के वापस आने पर कॉल करने कहकर वहां से चला जाता है। घबराहट में जैसी बार बार कहने लगती है कि री यहाँ लौट कर आ सकता है तो गुस्से में स्पाइडर जैसी पर चिल्ला देती है, जिससे जैसी अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रोने लगती है। तो स्पाइडर भी उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर समझाती है कि री बस एक ड्रग एडिक्ट है। जब उसे लगेगा कि माँ उसे नहीं चाहती है तो वह किसी और के पास चला जाएगा। और जैसी को खुश करने के लिए पैसे आते ही स्पाइडर उसे शॉपिंग पर ले जाती है, जहाँ दोनों ढेर सारी खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं। फिर मस्ती करते हुए बाहर एक जगह बैठकर काफ़ी दिनों बाद कुछ अच्छा खाते हैं। पर तभी शॉप में काम करने वाला लड़का कोड़ी बाहर आकर उनकी तस्वीरें लेने लगता है। स्पाइडर उसे डांटते हुए उसके कैमरे से फोटो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कैमरा डिजिटल नहीं होता, इसलिए वह फोटो डिलीट नहीं कर पाती। घर पहुंचकर स्पाइडर जैसी को बताती है कि उन्हें सरकार से पर पर्सन $200 के हिसाब से सिर्फ महीने के $600 मिल रहे हैं, वो भी इसलिए कि अभी किसी को उनकी माँ की मौत की खबर नहीं है। फिर दोनों बहनें रात में अपनी माँ की बातें करते हुए उन्हें याद करके सो जाती हैं, लेकिन अगली सुबह उठते ही उनकी टेंशन बढ़ जाती है जब अचानक उनकी माँ के फ़ोन पर चाइल्ड सर्विसेज का कॉल आ जाता है और ऑफिसर कहती है कि वह घर पर आकर देखेगी कि उनकी माँ ठीक से उन दोनों की देखभाल कर रही हैं या नहीं। दोनों बहनें घबरा जाती हैं। जैसी उस ऑफिसर को बेबी स्नेचर कहती है, जो उनकी सच्चाई जानकर उन्हें अलग कर सकती है। इसलिए दोनों मिलकर तेज़ी से अपनी माँ का कमरा साफ करने लगती हैं और तभी उन्हें अपनी माँ का पुराना टीचिंग सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे पता चलता है कि उनकी माँ ड्रग एडिक्ट बनने से पहले एक टीचर थी। स्पाइडर तय करती है कि वह ऑफिसर को बताएगी कि उनकी माँ बैंक जॉब इंटरव्यू के लिए गई है, पर तभी जैसे को याद आता है कि उनकी माँ की कार अब भी बाहर खड़ी है, जिससे ऑफिसर को उन पर शक हो सकता है। इसलिए दोनों बहनें मिलकर उसे छिपाने की कोशिश करती हैं। स्पाइडर को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, पर जैसी उसे गोकार्ट की तरह चलाना सिखाती है और स्पाइडर किसी तरह कार को नज़रों से दूर छिपा देती है। फिर अगले दिन जब ऑफिसर घर पहुंचती है तो दोनों उनकी माँ जॉब इंटरव्यू के लिए गई है कहकर ऑफिसर के सामने अपनी माँ को एक जिम्मेदार और प्यार करने वाली माँ दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर भी उनका पूरा घर, फ्रिज और उनकी माँ के कमरे का निरीक्षण करती है और सब कुछ ठीक है सोचकर उनकी माँ के आने पर कॉल करने कहकर वहां से चली जाती है। दोनों अभी के लिए तो राहत की सांस लेती हैं, लेकिन वे जानती हैं कि ऑफिसर कुछ दिनों में फिर से आएगी। इसलिए अगले दिन स्पाइडर वहां से कहीं दूर भागने के इरादे से बस स्टैंड जाकर टिकट्स की कीमत पूछने लगती है।
लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है जानकर जब रिसेप्शनिस्ट उसे अकेले न घूमने के लिए ज्ञान देने लगती है तो स्पाइडर वहाँ से निकल जाती है और वापस कुछ ज़रूरी सामान लेने स्टोर में आ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से कोडी से हो जाती है। कोडी उसे वह तस्वीर दिखाता है जो उसने उस दिन ली थी और उसे बताता है कि वह अक्सर घूम घूम कर फोटो खींचता है। वह स्पाइडर को भी कभी उसके साथ फोटोज खींचने चलने के लिए पूछता है, पर स्पाइडर उसे मना करके घर आ जाती है। घर पहुंचने पर जैसी अब भी अपनी माँ का लॉकेट पकड़े अपनी माँ को याद कर रही होती है। वह स्पाइडर से पूछती है, तुम माँ से इतनी नाराज़ क्यों हो? तो स्पाइडर बस इतना कहती है कि उनकी माँ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे फैसले लिए हैं। फिर जब थोड़ी देर बाद जैसी भी कोडी द्वारा खींची गई उनकी फ़ोटो देखती है तो वह स्पाइडर को कोडी तुम्हें पसंद करता है ना कहकर चिढ़ाने लगती है। स्पाइडर उसे बताती है कि कोडी ने उसे साथ में फ़ोटोज़ खींचने चलने के लिए भी पूछा है। ये सुनकर जैसी जिद करने लगती है कि तुम्हें कोडी के साथ जाना चाहिए, तो स्पाइडर भी मान जाती है। अगले दिन कोडी एक पुरानी बाइक लेकर स्पाइडर को लेने आता है और दोनों साथ में घूमते हुए दूर जाकर जंगल में एक जगह आकर रुक जाते हैं। स्पाइडर कोडी से ऐसे ही मजाक में पूछती है कि कहीं तुम कोई मर्डर तो नहीं हो, तो कोडी भी मुस्कुराता है और फिर दोनों जंगल में जाते हैं जहां कोडी उसे कैमरा इस्तेमाल करना और फोटोज लेना सिखाता है। वापस लौटकर कोडी स्पाइडर को अपने डार्क रूम में ले जाकर फोटो भी प्रिंट करके दिखाता है। यहीं स्पाइडर को कोडी के एक क्लाइंट डेनिस के बारे में पता चलता है जो नकली सर्टिफिकेट्स बनाता है। फिर कोडी स्पाइडर के कहने पर उसे उसके घर से थोड़ी दूर ड्रॉप कर देता है और उसे कुछ दिन रखने के लिए एक छोटा डिजिटल कैमरा भी देता है। घर पहुंचने पर जैसी स्पाइडर को उसकी पहली डेट के लिए चिढ़ाने लगती है। धीरे धीरे दोनों बहनें अब अपनी माँ के दुख से आगे बढ़कर छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढकर एक दूसरे का सहारा बनने लगती हैं। लेकिन उनकी यह खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलती। एक दिन जब वे कैफ़े में बैठी होती हैं तो री वहाँ भी पहुँचकर गुस्से में उनकी माँ के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि इतने दिनों से उनकी माँ ने उससे कांटेक्ट नहीं किया होता है। और स्पाइडर को धमकाता है कि उनकी माँ अगर उसे नहीं चाहती है तो कम से कम शुक्रवार तक उसके $300 लौटा दे। दोनों बहनें सहम जाती हैं क्योंकि उनके पास तो खुद के लिए ही मुश्किल से पैसे होते हैं। घबराहट में अगले दिन स्पाइडर पॉन शॉप जाकर कोडी का दिया डिजिटल कैमरा बेच देती है, लेकिन उससे सिर्फ $50 मिलते हैं। इसलिए बाकी रकम पूरी करने के लिए वह अपनी माँ का नेकलेस भी गिरवी रख देती है और रात में री की वैन में जाकर उसके पैसे दे देती है और उससे उनका पीछा छोड़ देने के लिए कहती है। लेकिन री स्पाइडर को उसकी माँ के बारे में चिढ़ाकर उससे गंदी बातें करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हारी माँ होश में होती तो कभी तुम्हें अकेले यहाँ नहीं भेजती। उसकी बातें सुनकर स्पाइडर टूट जाती है और रोते हुए भागकर शेड में आ जाती है। गुस्से में अपनी माँ की लाश वाले ट्रंक को बार बार लात मारते हुए आई हेट यू चिल्लाने लगती है कि उन्होंने री जैसे एक गंदे आदमी से भी दोस्ती कर रखी थी। घर पहुंचने पर जैसी घबराकर उसे कसकर गले लगा लेती है और पूछती है, अब री हमें अकेला तो छोड़ देगा ना? स्पाइडर धीरे से हाँ में जवाब देती है, लेकिन वह जानती है कि री ने अगर उनकी माँ की मौत का पता लगा लिया तो उन दोनों बहनों को अलग कर दिया जाएगा। इसलिए वह अगले दिन इंटरनेट पर अडॉप्शन के बारे में पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि 18 साल का सिबलिंग अपने छोटे सिबलिंग को अडॉप्ट कर सकता है। रात में जैसी उससे उनकी माँ के लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन स्पाइडर उसका दिल ना टूट जाए सोचकर उसे बता नहीं पाती कि उसे नेकलेस गिरवी रखना पड़ा है। तभी उनकी माँ के फ़ोन पर स्पाइडर की दोस्त एलेक्सिस के पिता शेरिफ बेन का कॉल आता है, क्योंकि वह उनकी माँ के भी दोस्त हैं और उन्होंने भी वॉइसमेल में उनकी माँ को रिटर्न कॉल करने कहा होता है। स्पाइडर अब और ज़्यादा घबरा जाती है और अगले दिन कोडी के क्लाइंट डेनिस से मिलकर उसे अपने नकली पेपर्स बनाने कहती है, जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस और बर्थ सर्टिफिकेट, जिनसे लगे कि वह 18 साल की है। उसके पास डेनिस की भारी भरकम फीस देने लायक पैसे भी नहीं होते। फिर भी स्पाइडर उसे कागज़ों की सख्त ज़रूरत है कहकर कैसे भी पेपर्स बनाने के लिए मना लेती है और घर लौटकर अपनी दोस्त अलेक्सिस को भी अपना प्लान बताती है कि वह जेसी को लेकर किसी ऐसी जगह चले जाएगी जहां कोई उन्हें जानता ना हो और नकली आईडीज से खुद को 18 साल का दिखाकर खुद जेसी को अडॉप्ट कर लेगी। लेकिन अभी के लिए वह जेसी को कुछ नहीं बताएगी। अलेक्सिस भी यह सुनकर भावुक हो जाती है। अगले दिन स्पाइडर पॉन शॉप से कोडी का कैमरा वापस खरीदकर कोडी को लौटा देती है और उसके पास अब टाइम नहीं है कहकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन कोडी उसे साथ घूमने के लिए मनाता है तो वह मान जाती है और कोडी के साथ घूमकर फोटोज खींचते हुए धीरे धीरे कोडी की ओर अट्रैक्ट भी होने लगती है। लेकिन बाद में जब वह जेसी के साथ घर में होती है तो अचानक से चाइल्ड सर्विस ऑफिसर फिर से उनके घर आ जाती है।
दोनों बहनें घबराकर अपनी माँ की लाश वाले शेड में जाकर छुप जाती हैं, लेकिन ऑफिसर वहां आकर भी जांच करने लगती है और उनकी माँ के फ़ोन पर कॉल करके चेतावनी भरा वॉइसमेल छोड़ती है कि अगर उन्होंने शाम तक वापस कॉल नहीं किया तो वह शेरिफ को बुला लेगी। घबराहट में स्पाइडर सीधे नकली आईडीज लेने डेनिस के घर पहुंच जाती है, लेकिन डेनिस वहां नहीं होता है और उसकी फेक आईडीज भी नहीं बनी होती हैं। स्पाइडर को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए। जैसी भी अब फिर से स्पाइडर से उनकी माँ के लॉकेट के बारे में पूछने लगती है, तो स्पाइडर अब उसे सच्चाई बता देती है कि उसने नेकलेस बेच दिया है। ये सुनकर जैसी का दिल टूट जाता है। वह कहने लगती है कि वह लॉकेट उनकी माँ के लिए सब कुछ था, लेकिन स्पाइडर उसे समझाती है कि उनकी माँ को सिर्फ नशा प्यारा था और उनकी माँ एक बुरी इंसान थी। जैसी यह मानने से इनकार कर देती है। तब स्पाइडर उसे याद दिलाती है कि उनकी माँ कैसे उनके साथ बुरा बर्ताव करती थी, और जब जैसी बहुत छोटी थी तो उनकी माँ उसे बरामदे में छोड़कर भूल गई थी। तब उसने उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसे अंदर लाकर बचाया था। स्पाइडर जैसी को यह भी बताती है कि उसे एज़मा भी उनकी माँ की गलती से हुआ है। जब तुम उनके पेट में थी तब भी उन्होंने बहुत सारे हानिकारक ड्रग्स लिए, जिससे तुम्हारे फेफड़े जन्म से पहले ही कमज़ोर हो गए। ये सब सुनकर जैसी टूट जाती है और यह सब सच नहीं हो सकता कहकर घर से बाहर भागने लगती है, जिससे उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और वह एज़मा अटैक से वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। स्पाइडर भी उसके पीछे तुरंत बाहर आती है। उसे याद आता है कि वह जेसी का इनहेलर रिफिल करवाना भूल गई थी। घबराकर स्पाइडर 911 पर कॉल करती है, लेकिन फिर एम्बुलेंस आने में समय लगेगा सोचकर वह खुद जेसी को कार में डालकर हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर भी तुरंत जेसी को एडमिट करके ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ किसी अडल्ट गार्डियन को ही जेसी की हालत बता सकते हैं कहकर स्पाइडर को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। स्पाइडर चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बुला सकती है, इसलिए उदास होकर बैठ जाती है। पर तभी उसकी दोस्त अलेक्सिस के पिता शेरिफ बेन वहां आते हैं और डॉक्टर से कंफर्म करके उसे बताते हैं कि जेसी अब ठीक है। तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और खुद को जेसी की ऐसी हालत का दोषी मानने लगती है कि वह जेसी का इनहेलर रिफिल करवाना भूल गई। तो बेन उसे समझाते हैं कि तुम उसकी बहन हो, ये सब तो तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी है, और उसकी माँ के बारे में पूछते हैं। लेकिन स्पाइडर कुछ नहीं कह पाती, बस फुसफुसाकर कहती है, प्लीज़ हमें अलग मत करना। तभी जेसी डिस्चार्ज होकर बाहर आती है और बेन दोनों बहनों को अपने ही घर लेकर आ जाते हैं। जब बेन की पत्नी को पता चलता है कि उनकी माँ हफ्तों से गुम है, तो वह कहती है कि जेसी और स्पाइडर को तब तक उनके साथ ही रहना चाहिए जब तक कोई अच्छी फैमिली नहीं मिल जाती। लेकिन बेन समझाते हैं कि यह आसान नहीं है, क्योंकि उनके शहर में पहले से ही 70 से ज़्यादा बच्चे फैमिलीज का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर जेसी और स्पाइडर को उस लिस्ट में डाला भी गया तो उनके एक ही घर में रहने की संभावना लगभग नामुमकिन है। अगली सुबह बेन स्पाइडर और एलेक्सिस को स्कूल छोड़ देते हैं। स्पाइडर अब कैसे भी इस सबसे दूर भागना चाहती है, तो एलेक्सिस भी उसकी मदद के लिए ज़बरदस्ती उसे कुछ पैसे देती है। फिर स्पाइडर डेनिस से फेक आईडीज़ लेकर घर पहुंच जाती है और तेज़ी से सामान पैक करने लगती है। जैसी हैरान होकर पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं, तो स्पाइडर उसे बताती है कि उन्हें भागना होगा, लेकिन जैसी इनकार करने लगती है। वह अपने दोस्तों और माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन स्पाइडर उसे समझाती है कि अगर वे भागे नहीं तो अलग कर दिए जाएंगे, और गुस्से में जेसी को एक थप्पड़ भी मार देती है। पर तभी अचानक री ज़बरदस्ती उनके घर में घुस आता है और स्पाइडर को दीवार पर दबोचकर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है ना, और तुम उनका एक्स्ट्रा $200 अपने पास रख रही हो। वह स्पाइडर को धमकाते हुए उनके राज को राज रखने के बदले में हर महीने वे $200 खुद के लिए मांगने लगता है, लेकिन उसके इरादे और भी गंदे होने लगते हैं। इसलिए कुछ बुरा होने से पहले ही दोनों बहनें मिलकर उस पर हमला कर देती हैं और स्पाइडर एक बेसबॉल बैट से मारकर उसे बेहोश कर देती है। जैसी उदास होकर स्पाइडर से कहती है कि वह कहीं नहीं जाना चाहती है, तो स्पाइडर भी अब उसकी भावना समझती है। फिर दोनों बहनें साथ बैठकर अपनी माँ का एक पुराना गीत गाते हुए आखिरकार पुलिस को सब कुछ बता देने का फैसला करती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी माँ की लाश को ले जाया जाता है और शेरिफ बेन उनके पास आकर बैठते हैं। स्पाइडर उदासी भरे मन से उनसे पूछती है कि मैंने जो किया क्या वो गलत था? तो बेन भी उदास होकर जवाब देते हैं, तुमने जो भी किया अपने परिवार को साथ रखने के लिए किया है, और खुद भी उन दोनों को अलग न करने का भरोसा दिलाते हैं। फिर उनकी माँ का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ दोनों बहनें नम आंखों से उनके कॉफिन पर फूल चढ़ाती हैं, और शेरिफ बेन की फैमिली उन दोनों को भी अपने परिवार का हिस्सा बना लेती है, ताकि दोनों बहनों को अलग ना होना पड़े। थोड़ी देर बाद कोडी भी वहां आकर स्पाइडर से मिलता है। स्पाइडर उसे बताती है कि उसका असली नाम सेडी है,
और स्पाइडर नाम उसकी माँ ने उसे प्यार से दिया है। अंत में स्पाइडर अपनी माँ को याद करते हुए उनका लॉकेट देखती है। उसके अंदर उसकी और जेसी की बचपन की तस्वीर होती है। स्पाइडर अब वह लॉकेट अपने गले में पहन लेती है और अपनी छोटी बहन जेसी का साथ कभी ना छोड़ने का संकल्प लेती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।